हम होमवर्क दिए थे उसका पहले आंसर बोल दे 5 तो तुरंत हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 9 इट इज, ये पहला क्वेश्चन था, इट अपीयर्स एडवाइजेबल टू कंप्रोमाइज। अच्छा हम इट इज अपीयर बताए थे और इट अपीयर्स बताए थे। तो एक चीज देखना कि इट अपीयर्स एडवाइजेबल टू कंप्रोमाइज और हम बताए थे इट इज अपीयर। तो अगर हम बात करें तो इट से अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं डमी सब्जेक्ट से बना रहे हैं तो यहाँ पे हमको वर्ब की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे जो अपीयर्स है इट इज अपीयर और इट अपीयर्स रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये है, दोनों आंसर है, लेकिन एक्चुअली आंसर जो है ये इसलिए है क्योंकि अपीयर दो तरह का होता है, टेंस में बताएंगे। एक अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, प्रतीत होना, और एक अपीयर का मतलब होता है परीक्षा में बैठना, शामिल होना। तो यहाँ पे इट अपीयर्स एडवाइजेबल टू कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे जो बोध हो रहा है किसी को सलाह देना, किसी को सलाह देना या किसी के साथ सलाह के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, वो प्रतीत होने का बोध हो रहा है, बैठने का, शामिल होने का, भाग होने का बोध नहीं हो रहा है। अगर सब भाग होने का बोध होता तब हम इट इज अपीयरिंग कर देते, ठीक है, तब वहां पे परीक्षा में बैठना, शामिल होना, ये सब चीज के लिए बोध हो जाता है। लेकिन यहाँ तो किसी को सलाह दे रहे हैं, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसी के साथ सलाह दे रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर ले वही सबसे अच्छा चीज है, वही सबसे अच्छा सलाह है। तो कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें तो वो सबसे अच्छा सलाह है। तो इट इज अपीयर तो होना ही चाहिए, अपीयरिंग और अपीयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बोध हो रहा है वो अपीयर्स का बोध हो रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन था, बाकी तो सारा आसान है। और प्लस यहाँ पे इट है, इट के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद ये सारा हम उतार दिए। आगे क्वेश्चन था इट इज नो इजी टास्क टू राइट ए गुड बुक, इट इज इजी टू प्रीच, it is dangerous to play with fire, it is impossible to save money, it is a great experience to live in these villages, it is a shame to tell lies, it is difficult for me to answer this question, it is a great mistake to cut down our forest, it is a human tendency to blame others for our failures। इसका मतलब होता है ह्यूमन का टेंडेंसी होता है जब भी फेलियर है तो दूसरे पर दोष मोड़ देता है, ह्यूमन का स्वभाव होता है। इट इज डेंजरस टू लीन आउट ऑफ द विंडो, कहता है विंडो से झांकना बड़ा डेंजरस काम होता है। लीन आउट मतलब होता है पिप आउट करना, यानी झांकना, झांकना। बड़ा ही सिंपल और सरल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज 9 और 8 ये दोनों कंप्लीट होता है। और हम दिए थे एक्सरसाइज 5, उसको फट से कर दें। शी वांट्स अस टू वेट फॉर हर, एक्सरसाइज 5 इस पे कराए थे और डिस्कस कर देते हैं फट से। He made his sister say she was sorry. He let him drive the family car. Ask your friend to telephone me. I heard her say so. He is too dull to understand. To make mistake is easy. Yeah, it is easy to make a mistake. Make a mistake चलता है हमेशा, दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। एक्सरसाइज 9 से You are slow to move. We requested him to consider our view. They tried to find fault with me. He refused to obey the orders. My desire is to see you again. I don't mean to work now या how to work now दोनों ही चलेगा। यहाँ पे mean जो लेता है वो WH क्वेश्चन लेता है। ऐसे कुछ लोग to से भी बनाते तो भी सही माना जाता है, और how to work now से भी बनाते तो भी सही माना जाता है। तो we heard her sing in the room. Let me see here please. No sooner, had sooner, would rather, would father, ये सब सारा है बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो had sooner, सॉरी no sooner मुंह से निकल गया था, had sooner, had rather, had father, would rather, ये सब सारा क्या लेता है, बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो we hear her sing in the room. Everybody wishes to enjoy life. They watch him leave, लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन में चेंज करके they were watched कर दें तो him to leave हो जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि make, सी, कैच, वॉच अगर पैसिव में हो तो क्या लगेगा, सिंपल इंफिनिटिव लग जाता है। ये चीज बता चुके हैं MSc। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6। वी सॉ हिम कम इन,
May I use your phone? He let me speak. You out to go now. We heard him cry. I am to blame. He dare not, dare negative question. क्या लगता है? Bare infinitive. He dare not go. They had been made to work. हम बताए थे make अगर passive voice में हो तो क्या लगता है? ये simple infinitive. They began to speak. I made him run. We had better go. Need I come? We decided to start work. I am pleased to see you. Tell me when to pay. There is nothing to do but wait. Nothing to do but क्या लगता है? Bare infinitive. But, except, or, besides सब bare infinitive. We needn't go today. The tea is too hot to drink. Sleeping is necessary to life. Why not? Bare infinitive. Why not? Ask Moti to help you. It is not easy to learn Chinese. या नहीं तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं. To learn Chinese is not easy. How dare you? Dare negative or question. Bare infinitive. How dare you open the letters? To learn Russian is not easy. या नहीं तो it is not easy to learn Russian. He can but say how sorry he is. But say, but क्या लेगा? Bare infinitive. He can but say how sorry he is. They began सर्च करा दी. अब 9 नंबर B1 का 9 नंबर चल रहा है. B1 का 9. You must obey your parents. She can dance quite well. I don't want to see you again. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी दे दे तो भी सिंपल इन्फिनेटिव. I don't want you to see you again. या I don't want to see you again. तो यहाँ पे you दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, तो I don't want to see you again. You had better, had sooner, had rather, had father, bare infinitive. You had better stop. I asked you, ask यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव केस, तो I asked you to come. She learned how to make tea. Learn हम बताए थे. Learn knowledge. राम सेना देव सैनिकों के सेना, जिसको हम बोलेंगे राम कृष्ण देवों के सेना, और उनको लर्न करने के लिए हम एक जोड़ दिए थे. लर्न भी क्या होगा? यहाँ पे क्या लेगा? WH क्वेश्चन. तो सी लर्न हाउ टू मेक टी. ये क्लास में भी कराए थे सर. You are asked not to feed the animals. I will not do anything but work on the farm. तो एक्सरसाइज 6, 7, 8, 9 और 5 ये मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. 1 भी दिए थे, 1 नेक्स्ट दिन कराएंगे. बड़ा ही आसान है, उसमें सिर्फ इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव चुनना है. तो अब नेक्स्ट दिन कराएंगे. और अब हम जेरंड स्टार्ट करते हैं. तो मेरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6, 7, 8, 9. ये टोटल 5 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दिया. अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जेरंड. काफी सारा प्रैक्टिस हो गया, अब आगे की ओर बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन बढ़िया था. इट अपीयर्स सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमको एक लगा, इसलिए हम इसको बता दिए. और इट इज अपीयरिंग के लिए इट अपीयर्स कर लीजिए. और इट इज अपीयरिंग भी होगा कब? जब परीक्षा में होना, शामिल होना या भेंट होने की बात हो रही हो, उस भाव में अगर हो तब हम इट इज अपीयरिंग लगाएं. अब हम जेरंड स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर हम जेरंड का बात करें तो ये भी वर्ब और नाउन से हम रिलेट करते हैं. वर्ब है, वर्ब का पोजीशन नहीं, नाउन नहीं, नाउन का पोजीशन ये भी सेम टाइप का है. और ये कहाँ लग जाएगा कहना मुश्किल है. और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जेरंड मतलब होता है V + ing फॉर्म. जब टेंस बताएंगे तो वहां भी ing, लेकिन हम बताए थे नॉन फाइनाइट को तो टेंस से लेना देना नहीं. तो जब हम टेंस का जो ing फॉर्म होगा वो दूसरा होता है, ये दूसरा होता है.
वो एक्चुअली जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 होता है। जैसे आई एम सीइंग यू टुडे, मैं तुमसे कल मिलूंगा। यहाँ देखने का बात नहीं है, जब टेंस पढ़ाएंगे काफी चलेगा, इसके बाद टेंस ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे V4 है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे क्या है V4 है, तो V4 और यहाँ पे ई जैम आर वाज वेयर इस तरह का बोध हो रहा है, तो इस तरह टाइप का वर्ब है। तो भी हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 जो होगा, और अगर हम देखिए V4 प्लस हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए आई एम सीइंग यू टुडे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये V4 है, और ये देखें तो ई जैम आर वाज वेयर ये वर्ब है, ई जैम वार वाज वेयर यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ जो V4 लगा है ये वर्ब को हेल्प करते हुए लगा है, तो हम बताएंगे हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, यहाँ ये है हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ जो है इसको हेल्प करते हुए लगाए, यानी HB प्लस V4 ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए कहते हैं जो ये कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं जब हम पढ़ाएंगे। लेकिन जेरंड ये नहीं होता, जेरंड इसको हम नहीं बोलते हैं कि ING फॉर्म में, जेरंड बिना हेल्प करते हुए बनता है। और हम बोले भी हैं कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को टेंस से सबसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान हेल्थ के लिए इंजूरियस है। तो अगर हम देखें तो स्मोकिंग और यहाँ पे इज लगा दिए, यहाँ ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब और यहाँ क्या हो गया V4। बेसिकली ये उल्टा होता है, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हेल्प करने की। ये जो V4 है यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं तो ये हो गया हमारा जेरंड। तो हम यही बोले थे कि V4 प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होता है, अगर हम उल्टा करके बनाए V4 प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ के बाद हम सेंटेंस को मदद किए हैं, तो यही V4 जो है ये भी जेरंड कहलाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि भाई ये वर्ब है लेकिन वर्ब का पोजीशन नहीं है। पोजीशन डिफाइंड कहाँ है, यहाँ लग गया, ये वाला पोजीशन डिफाइंड था, ये तो यहाँ लग गया ना। अभी आगे बताएंगे कहीं भी लग सकता है, टेंस से सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो हम यही बता रहे थे कि जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, जैसे आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस, अब यहाँ लग गया जेरंड एंजॉय के अनुसार, एंजॉय के अनुसार यहाँ लग गया V4। तो हम इसलिए बोलते हैं कि वर्ब है लेकिन वर्ब का पोजीशन नहीं है, क्योंकि पोजीशन का डिटरमाइंड नहीं है। तो और नाउन की बात करें, नाउन नहीं है, नाउन का पोजीशन है। ये तो भाई कुछ लोग बोलते हैं नाउन का पोजीशन नहीं है, नाउन है, यहाँ भी नाउन लगा है, यहाँ भी नाउन लगा है, हेल्थ है, ठीक है। तो नाउन का तो भाई पोजीशन है ही। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस, ये सब देखें तो एक जेरंड का एग्जांपल है। इस तरह से हम जेरंड को समझ सकते हैं। और इसी रूल के अंतर्गत आता है, जेरंड का पहला नियम आता है कि हम प्रीपोजिशन के बाद हम जेरंड जो है लगाते हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशन प्लस V4 होता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर इन से लगाएं या ऑफ से बनाएं या किसी चीज से सेंटेंस बनाएं, ये हमेशा प्रीपोजिशन प्लस जेरंड लेता है। इसको उतार ले। तो अगर हम देखें प्रीपोजिशन, पहला रूल हम बोले कि प्रीपोजिशन प्लस V4, प्रीपोजिशन प्लस V4। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, फॉन्ड फाउंड नहीं लिख देना, फॉन्ड, क्रिकेट खेलने की मुझे गहरी इच्छा है। यहाँ पे FOND, FOUND का अलग मीनिंग होता है, FOUNDED का भी अलग मीनिंग होता है जब हम V4 में बनाते हैं।
तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, मुझे प्लेइंग क्रिकेट खेलने की जो है वो बहुत गहरी इच्छा। अगर एम देखे ऑफ तो ये क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लग गया बिफोर। ये तो भाई पहला रूल है जो नियम है। दूसरा अगर हम देखें यू आर, यू आर से नहीं बनाते, थोड़ा आसान बनाते सेंटेंस। जैसे ही prevented me from doing this activity, ये जो कार्य करने जा रहा था उसने मुझे बचा लिया इस कार्य को करते हुए। ठीक है, तो ही प्रिवेंटेड मी, अगर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस एक्टिविटी, ये प्रीपोजिशन, ये क्या लग गया जीरंड। ऐसे भी जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो प्रिवेंटेड फ्रॉम, फिर यहाँ बोलते हैं कि इसको लेना देना नहीं है, प्रीपोजिशन प्लस बिफोर है, ये वाला वर्ब हम प्रिवेंट लगाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा डूइंग ही होगा। तो यही था पहला रूल, इसको उतार लें। अब नेक्स्ट नियम बताएंगे, काफी सारा सेंटेंस के ठाकुर में आ ही जाएगा, तो इसको उतार लें। ये हो गया पहला रूल। अब दूसरा है देयर आर सम वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम जेरंड फॉर्म यूज करते हैं। देयर आर सम वर्ब आफ्टर विच जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, जेरंड इज यूज्ड सिंपल, जिससे उसमें भी बताएं उसी तरह इसमें भी है। तो अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंजॉय, इंजॉय से ज्यादा यूज होता है, जो यूज होता है वो हम पहले लिखाएंगे, जो ज्यादातर एग्जाम्पल में मिलता है वो जानना जरूरी है। इसके बाद एडमिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें इंजॉय, एडमिट, अवॉइड, अवॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी आता है इससे क्वेश्चन। दूसरा देखे तो हम देख सकते हैं डिनाई, डिनाई मतलब होता है खंडन करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं डिनाई। ये हो गया इंजॉय, एडमिट, अवॉइड, डिनाई। और भी कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद हम जेरंड लगाते हैं। स्टॉप भी इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टॉप भी जो है वो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। इसके बाद देखे तो वर्थ, वर्थ भी इंपॉर्टेंट है, वर्थलेस होता है, कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वर्थ मतलब होता है फ्रूटफुल। अगर हम देखें तो एक और वर्ब है, इसका है सजेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज होता है। ऐसे तो बहुत वर्ब है जो जेरंड लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है और प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम लोग को आ जाता है कि जेरंड है कहाँ ये लगाना। माइंड, माइंड बड़ा ही एक विचित्र शब्द है और इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, माइंड का 3 मीनिंग हो जाता है। माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर ओन लैंग्वेज, इसका मतलब होता है अपने कामों में ध्यान दो। माइंड एक मतलब होता है दिमाग, और जेरंड में यूज करते हैं तो व्हाट डू यू माइंड डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ माइंड है, माइंड के साथ जेरंड लगा दिए। तो हम बताएंगे माइंड 3 तरीके से हम कैसे यूज करेंगे, तो ये भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है माइंड। अगर देखें तो रेजिस्ट भी लिख सकते हैं, रेजिस्ट भी एक वर्ब है, रेजिस्टेंस से बना रेजिस्ट, और रेजिस्ट में हम वर्ब लिखते हैं प्रतिरोधक, मतलब हो गया क्षमता, एबिलिटी। तो रेजिस्ट टेंडेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, और जिसको हम रोक नहीं सकते हैं इसको बोलेंगे प्रतिरोधक। अगर रेजिस्ट हो गया तो रिस्क जोड़ लें, बड़ा ही आसान है, इसी में जोड़ लेते हैं। कुछ है 3-4 जो जानना है, कीप या कीप ऑन जोड़ लें, कीप ऑन। एक है प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे PRACTISE वाला प्रैक्टिस, नॉट PRACTICE वाला। PRACTICE नाउन हो जाएगा
और PRACTISE वाला वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है अभ्यास करना, वो अभ्यास के लिए यूज होता है, इसलिए हम यहाँ प्रैक्टिस लिखेंगे PRACTISE। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज हम ये जेरंड फॉर्म में करते हैं। इंजॉय से वर्ड याद रखें, हम कोई चीज का एंजॉय करते हैं, जैसे आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस और मैं टेनिस को तिरस्कार कर दिया, तो दोनों में जो है हम यहाँ पे जेरंड लगा दिए। कोई चीज का खंडन कर दिए तो डिनाई हो गया, किसी चीज में एनरोल कर दिया एडमिट हो गया। स्टॉप हो गया, स्टॉप डूइंग दिस वर्क, तो स्टॉप रोकने के लिए हो गया। वर्थ जो हो गया ये भी जेरंड हो गया, फ्रूटफुल। अंडरस्टैंड है, सजेस्ट है, माइंड है, रजिस्ट है, रिस्क है, कीप है, कीप या कीप ऑन, कैरी ऑन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस है, इसको बोलेंगे ये सब जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम इसका यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे इडियोमैटिक फ्रेज हैं जिनका यूज हम जेरंड में करते हैं और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग दिस पिक्चर, यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाएगा, प्लेजर के भाव में यूज किया जाता है। इनके बाद जेरंड चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ ए व्यू टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विथ ए व्यू टू जेरंड चलता है, काफी बार आता है एग्जाम में इसे प्रश्न। विथ ए व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, ये भी जेरंड चलता है। हैबिचुएटेड टू, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, हैबिचुएटेड टू। अकस्टम टू, किसी चीज का जब आदत लग जाता है कोई चीज का, ये हैबिचुएटेड ही है। अकस्टम टू, ये भी जेरंड लेता है। अब इट इज से जो हम वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, ये भी जेरंड लेता है, ये भी कहावत ही है। इट इज वर्थ, इट इज वर्थ, इट इज नो यूज, सब जेरंड है। ये एक पूरा वर्ड है, ये पूरा लुकिंग फॉरवर्ड टू या कस्टम टू, इन्हें समझेंगे कि ये पूरा इडियोमैटिक फ्रेज है, यहां तक लिखा हुआ है। ये विथ ए व्यू टू, ये पूरा लिखा हुआ है ये फ्रेज। इट इज नो यूज, काफी इंपॉर्टेंट है ये जेरंड। जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, विथ ए जीरो टॉलरेंस टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य सहिष्णुता जिसको बोलते हैं, विथ ए जीरो टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेट, टॉलरेट मतलब होता है सहना, और जीरो मतलब हो गया जो सहनशील नहीं है, जीरो टॉलरेंस। तो हो गया विथ ए जीरो टॉलरेंस टू, ऐसे जीरो टॉलरेंस इडियम्स भी है। तो कुछ इडियोमैटिक फ्रेज है जिनका हम जेरंड में यूज करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, जैसे यू आर हैबिचुएटेड टू डूइंग दिस वर्क, अकस्टम टू, यू आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग अल्कोहल, इट इज वर्थ डूइंग दिस वर्क, इट इज वर्थ, इट इज नो यूज, जिसका यूज ही नहीं है, विथ ए जीरो टॉलरेंस टू, ये भी जेरंड। तो ये सब कुछ इडियोमैटिक फ्रेज हैं जिनके बाद हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी उतार लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लें। अच्छा, एक माइंड आता है, जब ये हम बोले थे माइंड के बारे में बताएंगे, और माइंड थोड़ा काफी लोचा वाला भी चीज है। एक तो माइंड नाउन के रूप में हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, दिमाग।
कहता है दिमाग जिसका शार्प वही होता है जो दिमाग का ज्यादा यूज करता है। जितना ज्यादा हम यूज करेंगे दिमाग उतना शार्प होते चला जाएगा। तो माइंड नाउन के यूज में हम ब्रेन या मस्तिष्क जिसको बोलेंगे। दूसरा माइंड वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बहुत होता है। जैसे ध्यान रखना माइंड का यहाँ पे यूज होता है। जैसे अपने कामों में, बिजनेस में, अपने सर्विस में ध्यान रखो, अपने पढ़ाई में ध्यान रखो, ये चीज के रूप में हम माइंड का इस्तेमाल करते हैं। माइंड योर ओन लैंग्वेज, जब भी कोई माइंड योर ओन लैंग्वेज, अपने कामों में ध्यान दो, अपने बिजनेस में ध्यान दो, इस सब चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। और तीसरा जो हम यहाँ पे यूज किए हैं वो एक्चुअली माइंड, एक तो माइंड का यूज किए हैं हम यहाँ पे जेरंड के रूप में यूज किए हैं और इसको हम बोलेंगे ऐतराज के रूप में हम इसका यूज किए हैं। तो तीसरा जो हम माइंड का यूज किए हैं वो यहाँ पे हम जेरंड के लिए यूज किए हैं। और एक माइंड का यूज हम रिक्वेस्ट और पोलाइट के लिए, नम्र भाव के लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव में देखें माइंड का तो इसका मतलब होता है ऐतराज होना। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट से कोई चीज भी स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम वर्ब से ज्वाइन करके बनाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब में आपको भी चीज दे दिए, डू, डोंट दे सकते हैं, डजंट दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। इसके बाद माइंड दे सकते हैं और इसके बाद कुछ जेरंड फॉर्म का केस आता है और वो केस कौन होता है उसको पहचानने का, और ये भी याद रखेंगे यदि माई हो, आवर हो। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस जो हम लास्ट में लिखते हैं और ये वाला जो केस होता है ये पॉसेसिव केस होता है, इसको हम बीच में लिखते हैं जनरली। और माई, आवर, ये सब जो होता है ये पॉसेसिव केस होता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक एडजेक्टिव होते हैं, एक प्रोनाउन होते हैं। तो ये वाला केस वाला चीज जो है वो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इसमें यही जानना है कि माई है, आवर है, योर है, हिज है, ये सब जो होता है ये पॉसेसिव केस। इनके बाद जो हम यूज करते हैं वो ये जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, घर भी जोड़ लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये माइंड है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल में देख, यू डोंट माइंड स्वीपिंग द फ्लोर, या यू डोंट माइंड स्वीपिंग द फ्लोर, मुझे कोई एतराज नहीं होगा झाड़ू देने में। यहाँ ये भाव हुआ, यू डोंट माइंड स्वीपिंग द फ्लोर, मुझे कोई एतराज नहीं होगा झाड़ू देने में, स्वीपिंग द फ्लोर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हम एक ऑब्जेक्टिव केस से ही बनाते हैं, आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, ये दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ये देने के बाद तो भाई फिक्स से जेरंड लगाना ही है। आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, तुम्हें लेट हो जाने से मुझे कोई एतराज नहीं होगा, ये भाव चल रहा है यहाँ पे माइंड का। तो यहाँ एतराज होने के सेंस में है। अगर यहाँ देखे तो यहाँ पे ये क्या लग गया, जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिफोर जिरंड, ये भी जिरंड है। तो जिरंड जो लगा वो किसके अकॉर्डिंग लगा, माइंड के अकॉर्डिंग लगा जिरंड, स्वीपिंग द फ्लोर। और यहाँ पे डू डज डिड लगा दिए तो स्वीप हो जाना चाहिए। हम बढ़ाएंगे जब टेंस में, डू डिड तो V1 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ डू डज डिड तो V1 हुआ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को टेंस से, पर्सन से, सबसे कोई लेना देना नहीं है। पहला क्लास में भी हम बताएं। अगर ये देखे योर कमिंग लेट, यहाँ पे कमिंग जो है ये क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। तो आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, तो ये हो गया जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये जो हो गया केस हो गया, तो इसको बोलते हैं। और चौथा सेंस में जो होता है माइंड का यूज, वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जब किसी को नम्र भाव दिखाना रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं। और उसमें जो हम यूज करेंगे वुड से, यहाँ मॉडल से हम यूज करेंगे और सब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम माइंड दे देते हैं और यहाँ पे V4 और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे
तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से विनम्र भाव के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ भी जिरंड का यूज करते हैं। तो ये वाला जो चीज है पोलाइट रिक्वेस्ट वाला, ये नेक्स्ट दिन में बताएंगे, और नेक्स्ट दिन में जिरंड खत्म हो जाएगा। और एक्सरसाइज भी अच्छे से करके रखना है। तो अभी एक्सरसाइज कौन सा कर सकते हैं, तो इसमें से एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, एक तो सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो नेसेसरी है सॉल्व एग्जाम्पल। और जो एक्सरसाइज है जिनका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो उनमें से हमको जो बनाना है वो है 1 2, तो बनाना ही बनाना है। 1 2 2 नहीं बनाइएगा, 2 पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। 1 और 3 एक्सरसाइज 1 और 3 तो पहचानना है, बड़ा सरल है। तो 1 और 3, और इसके बाद एक्सरसाइज जो है 9 हो गया, एक्सरसाइज 7 बना लेना है, एक्सरसाइज 7। इसके साथ सेवन बना लेना है, और इसके साथ कौन सा और एक बना सकते हैं, 9 हो गया। इसके साथ हमको बना लेना है एक्सरसाइज 11, ये बना के लाना है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट दिन होगा 2 से 3 दिन और क्लास लगेगा इसको करने में, और पूरा केपी ठाकुर होने में भी टाइम थोड़ा लगेगा, 3 दिन तक हो जाएगा। तो आज समाप्त यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद ये पोलाइट वाला नेक्स्ट दिन बता देंगे, ये पोलाइट वाला चीज, और इतना ही है।